आईवीडी इंडस्ट्री में दो चीज़ें चलती हैं, या तो सच या फिर परसेप्शन। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आईवीडी के ब्लैक एंड वाइट की। नो फिल्टर, नो शुगर कोटिंग, सिर्फ रियल मार्केट, रियल स्ट्रगल, रियल डोमिनेंस। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसको मार्केट जानता है और मानता भी है। सो डोंट स्किप, इसको अंत तक ज़रूर देखना। मार्केट को समझने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। 20 साल पहले का मार्केट देखते हैं और आज का मार्केट देखते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है? आज से 20 साल पहले जो आईवीडी प्रोडक्ट होता था वो बिकता था 30 रुपए का, आज वो प्रोडक्ट बिकता है 2 रुपए का। तो डंपिंग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर क्यों इंकरेज करते हैं? और भाईचारा, डिस्ट्रीब्यूटर इतने थिन मार्जिन में कैसे काम कर लेते हैं? आपको लगता है कि ये राइट एथिकल सेलिंग है? सेलिंग ही नहीं है वो। हाँ। मैं उसको सेलिंग मानता ही नहीं। सर एक चीज बोलूं पहले, हाँ। फायर तो आप खुद वैसे ही हैं, अरे। ऊपर से डबल फायर। Hello, Namaskar. Welcome to the Athnees DX Business Partner Talks, a podcast series growing together and winning together. हमारे इस पॉडकास्ट का उद्देश्य है कि हम अपने इंडस्ट्री के रियल हीरोज जो हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं, यूजुअली हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। हम हमेशा बिजनेस के बारे में बात करते हैं, हम हमेशा मार्केट के बारे में बात करते हैं, हम हमेशा प्राइजेस के बारे में बात करते हैं, बट हम कभी उनके बारे में बात नहीं करते। अगर वो ना होते तो शायद हम यहाँ पे ना होते। तो हमारी हर ग्रोथ, हमारी हर सक्सेस, हमारे हर स्ट्रगल के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनके सपोर्ट और उनके गाइडेंस ना हो तो इट्स रियली हार्ड टू ग्रो इन द आईवीडी इंडस्ट्री। सो आज मैं एक ऐसे ही बिजनेस पार्टनर को आपके सामने लेके आया हूँ जो कि अपने आप में काफ़ी फेमस हैं। उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही काफ़ी चर्चित रहते हैं। उनका बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर और एक उनका सॉफ्ट नेचर, उनका जो नेचर है वो हेल्पिंग नेचर है। लोगों को हेल्प करना, किसी की भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सुनते हैं और उसका सोल्यूशन देते हैं। काफ़ी ज़्यादा वो आईवीडी ग्रुप में एक्टिव हैं। सो मैं आज वेलकम करना चाहता हूँ मिस्टर सुनील शर्मा फ्रॉम जयपुर डायमंड साइंटिफिक एंड सर्जिकल। थैंक यू सो मच सर आपका, एंड थैंक यू सो मच आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में बताएं। पहले तो अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चेन्नई से इतनी दूर से चल के जयपुर मेरे पास आए मेरा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। बिकॉज मेरा एक मन था कि मैं आपका एक पॉडकास्ट करूं, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से मैं देखता हूं आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं आईवीडी ग्रुप में, एंड मैं देखता हूं आप कोई भी इश्यूज रहता है आप बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। जैसा कि एक दो आईवीडी ग्रुप है जिसमें मैं भी हूँ जी, तो मैं देखता हूँ कि अगर कोई भी इश्यूज रहता है तो आप उसको इश्यूज को लाते हैं, उसका सोल्यूशन करते हैं। जब से पॉडकास्ट सीरीज की है तो मेरे दिमाग में था कि एक बार करूँ, तो मैंने इसीलिए प्लान किया कि चलो मैं एक बार जयपुर आता हूँ जी। तो थैंक यू सो मच। अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए जी। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को थोड़ा सा अगर इंट्रोड्यूस करें कि आपकी जर्नी कैसी रही स्टार्टिंग, और आप अपने बारे में बताएं तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और जानकारी आपके बारे में पता लग जाएगी ऑल इंडिया में। ओके, तो अमित जी सबसे पहले तो मैं आपको कहता हूँ खम्मा घड़ी। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है पिंक सिटी जयपुर में। हाँ मेरा नाम सुनील शर्मा है। हाँ। मेरी फर्म का नाम है डायमंड साइंटिफिक एंड सर्जिकल, जो कि जयपुर में है हमारी फर्म। अराउंड आईवीडी सेक्टर में आए मुझे करीब 25 साल हो गए, और अभी हमारी जर्नी काफ़ी ऊपर नीचे रही मेरी जर्नी। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था वर्क 1998, तब बहुत ज़्यादा मार्केट में अनस्टेबिलिटी नहीं थी जितनी आज देखने को मिल रही है। तो बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया बिजनेस तब उतना फेज कठिन नहीं था जितना आज कठिन हो रहा है फेज। करेक्ट। ठीक है, तो उस टाइम इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं था। अभी हम मेनली जो है डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट्स, कंप्लीट जो रेंज है प्लास्टिक वेयर, ग्लास वेयर, अराउंड मेरे पास अभी 5000 प्रोडक्ट्स मेरे पोर्टफोलियो में है। ओह, काफी बड़ा सेगमेंट आप कवर करते हैं। 5000 प्रोडक्ट्स। तो मतलब आप आईवीडी के अलावा सर्जिकल कंप्लीट अदर सेक्टर्स में भी आप कंप्लीट। जैसा कि मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया जी, तो मुझे पता लगा कि आप स्टार्टिंग में अपना कैरियर जो है गवर्नमेंट जॉब से स्टार्ट किए थे, जी सर। और उसके बाद आप प्राइवेट में,
यूजुअली ऐसा होता है कि आज के जमाने में गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग बहुत डेस्परेट रहते हैं जी एंड मैं इमेजिन कर सकता हूँ 25 साल पहले भी तो डेस्परेट थे ही जी लोग और गवर्नमेंट जॉब के लिए और उस समय तो क्यों आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के अगर मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से तो बड़ा कठिन फील्ड है अभी फिलहाल तो, क्योंकि मैं भी 20 साल पहले आया था उस समय कुछ अलग था, पर आज थोड़ा सा बहुत टफ कंपटीशन हो गया। तो आपको क्या लगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए या यहाँ पे क्या आपको ज्यादा ग्रोथ दिखा? सर गवर्नमेंट जॉब जो है वो मानता हूँ सिक्योर तो है, सिक्योरिटी है वहां पे, पर मेरी शुरू से एक आदत थी, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए था ग्रोथ। जो मेरे जहां पे मैं डिसीजन लूं और मेरे डिसीजन के थ्रू मुझे ग्रोथ मिले मार्केट में, तो मेरा शुरू से इंडिपेंडेंट। हाँ। मैं एक्चुअली में नौकरी के लिए बना ही नहीं था शुरू से, मैंने सिर्फ 1 साल गवर्नमेंट जॉब करी और उसके बाद मैंने छोड़ दी, लेफ्ट। तो वहां पर जब मैं देखा कि जब सुबह 10 बजे जाना है ऑफिस, शाम को 5 बजे घर पे वापस आना है, शाम को जब घर से वापस आना है तो सब्जी लेते हुए आना है, ये करना है, मार्केट का काम ये कर लेना वो कर लेना, हाँ। तो मुझे समझ में नहीं आया काम। अच्छा। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब लेफ्ट कर दी उस टाइम। ओके, तो आप 1 साल काम किए? 1 साल काम किया मैंने ओके गवर्नमेंट जॉब में। ओके, तो फिर आप उसके बाद आप इस आईवीडी फील्ड में आपको कौन लेके आया और कैसे है, थोड़ा सा उस पे अगर आप सर इनिशियली जब मैं बेसिकली मैं बताता हूँ, मैं कोई साइंस से एजुकेटेड नहीं हूँ, साइंस का मैं एमकॉम का स्टूडेंट था, एमकॉम किया, फिर मैंने एमसीए किया, ओके, फिर उसके बाद मैंने काफी अकाउंट्स के जॉब भी किए, हाँ, मैं ऑडिटर भी रहा। ओह वेरी गुड। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो मेरे भैया हैं साथ में, गोपाल शर्मा, जो अभी स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक में है सीनियर टेक्नीशियन। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि सुनील अभी क्या करना है आपको बताइए आप। तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ बिजनेस करना है, स्टार्ट करना है तो देखिए। तो बोला ये आईवीडी का बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं करता। तो उन्होंने कहा, तो मैं कहा कैसे करूँ, मुझे नॉलेज भी नहीं है, मुझे साइंस मुझे आती नहीं कुछ भी। बोला कुछ नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं अपन। तो स्टार्ट जब किया तो काफी परेशानी आई, पर धीरे धीरे हो गया। अच्छा। मेरे अंदर एक लगन थी शुरू से सीखने की, मैंने सीखा बहुत कुछ। तो मैंने कभी भी जो है किसी कंपनी में जॉब नहीं करी, अच्छा। आईवीडी सेक्टर में कभी जॉब नहीं करी, अच्छा। और न ही कोई हमारे जो हमारा परिवार था उसमें पहला बिजनेसमैन मैं ही था हमारे परिवार में, कोई बिजनेसमैन था ही नहीं हमारे घर में। तो जो जैसा कि आपने बताया आप भाई साहब हैं जी। उन्होंने आपको मार्गदर्शन किया एंड आपको बताया कि ऐसे आइए इस फील्ड में आइए। तो आप जयपुर में स्टार्ट किए थे 1998 में? नहीं, तो यस। उस समय जयपुर में जब आप स्टार्ट किए तो उस समय क्या अपॉर्चुनिटी आपको जयपुर में दिखा था कि नहीं मुझे जयपुर में ही स्टार्ट करना चाहिए, आप दूसरे लोकेशन भी कर सकते थे? जस्ट मुझे क्यूरियोसिटी है तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, बेसिकली जयपुर इसलिए चूज किया क्योंकि मैं जयपुर का रहने वाला था। जयपुर में हमारा फैमिली मकान वगैरह सब यहीं पे है, पूरा कंप्लीट फैमिली भी यहीं पे है, तो जयपुर में इसलिए प्रेफर किया। पर उस टाइम जो है सही बताऊं आपको अमित जी, शुरू मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत ज्यादा। जब मैं लैब में, आप हंसेंगे एक चीज में बताता हूँ आपको, जब मैं इनिशियली जब फर्स्ट टाइम मार्केट गया और सबसे पहले मैं गया दुर्लभ जी हॉस्पिटल, हमारा यहाँ पे है। अच्छा। मेजर अनिल शर्मा, मुझे आज भी याद है उनका नाम, ओके। पैथोलॉजिस्ट थे। हाँ। मैं उनके पास फर्स्ट टाइम वर्किंग करने गया, ओके। तो पूछते हैं आइए बताइए, तो वो घर वाला था बहुत सारा, तो उन्होंने बोला क्या क्या आता है आपका, प्रोडक्ट्स क्या आते हैं। मैं कहा सर प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं मेरे पास, फिर भी 1-2 नाम बताइए आप। मैं कहा सर SGOT, SGPT, बिलीरुबिन, कैस्ट्रोल। अच्छा कैस्ट्रोल भी आता है आपका ऑयल? मैंने कहा हाँ सर आता है ना। कैस्ट्रोल। ओके ओके। तो बोला ऑयल भी बेचते हो क्या? मैं कहा ऑयल नहीं है तो किट आता है हमारा तो। तो उन्होंने बोला बेटा कैस्ट्रोल नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो मुझे बहुत हंसी आई उस टाइम, बाद में आज भी जब उस बातों को याद करता हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है कि कैसे कैसे इंसिडेंट रहे साथ में। पर मैंने लगन से काम सीखना पड़ा मुझे, क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि सरकारी जब छोड़ के आया था मैं तो घर का प्रेशर भी था। बोला जमी जमाई जॉब थी आपने छोड़ दी अभी, अब कैसे करोगे, तो सीखा। तो उस समय आपके लिए टर्निंग पॉइंट क्या था? उस समय जब आप आए अपने जयपुर में अपना स्टार्ट किया जी, तो उस समय आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? कैसे आपको मतलब लगा कि नहीं आप और मैं अब राइट प्रोसेस में जा रहा हूँ? क्या टर्निंग पॉइंट था? ऐसा कुछ तो टर्निंग पॉइंट रहा होगा। ऐसा जैसा तो कुछ टर्निंग पॉइंट नहीं था, पर मेरे शुरू से एक दिमाग में मेरे एक बहुत अच्छी बात थी कि मुझे काम करना है और मुझे लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करना है। इनिशियली आप मानेंगे नहीं अमित जी, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा कैरियर तो मेरे पास टाइम में बजाज स्कूटर हुआ करता था। अच्छा। ठीक है, उस बजाज स्कूटर से मैं करीब 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर चला जाता था। आज के टाइम में कोई नहीं जाएगा, वो नहीं, आज जमीन से कोई नहीं जाएगा, बहुत होता है, कोई नहीं जाएगा। तो धीरे धीरे कठिनाइयां बहुत सारी आई सीखने के लिए मुझे, पर आप जैसे भाइयों ने मुझे सिखाया।
जब मेरे पास कोई कंपनी पर्सन आता था ऑफिस में, तो मैं उनसे पूछता था, मैं कहा ये यूरिया यूबी जो आता है इसमें क्या होता है, कैसे होता है, तो उनसे सब चीज सीखता था, वो मुझे बताते थे। आज मैं कहूँ तो मेरे जो कंपनी पर्सन है जो काफी सीनियर है, मिस्टर कमलकांत शर्मा, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया कि ओटीपीटी का ग्राफ कैसे बनता है, कैसे डिक्रीजिंग होता है, तो मैं सीखता था, उनसे क्वेश्चन पुटअप करता था मैं सारे हमेशा। हाँ, बट बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं होने के बाद भी आपके अंदर इतनी लगन थी, और मतलब मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ। और मुझे एक्चुअली ये रिसेंटली रिसर्च के दौरान ही पता लगा कि आप गवर्नमेंट जॉब करते थे जी। वरना मुझे ये नहीं पता था। हालांकि काफ़ी दिन से मैं आपके साथ एसोसिएटेड हूँ, बट मुझे भी पहली बार पता लगा। ओके। तो मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपके पास अभी आपका जो पूरा एरिया है जो आप कवर करते हैं वो राजस्थान है, पूरा राजस्थान 300 से 350 सब डिस्ट्रीब्यूटर आप हैंडल करते हैं। जी। तो आप इतने बड़ा नेटवर्क को कैसे हैंडल करते हैं? थोड़ा सा अगर उसके बाद बताएंगे कि कैसे हैंडल करते हैं, क्या बिजनेस मॉडल रहता है, थोड़ा सा हमारे दर्शक या हम में भी थोड़ी सी कुछ सीख मिलेगी आपसे। सर मैं एक चीज बताऊं, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे पास इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, मुझे लगा ही नहीं। हाँ। उन डिस्ट्रीब्यूटर क्योंकि मैंने उनको माना ही नहीं कभी, वो ऐसे मेरे भाई हैं, सारे ग्रोथ पार्टनर्स हैं मेरे। जब भी कभी भी एक चीज मुझे आज भी याद आती है, जब कोई ऑफिस में मेरे पास आता है कोई भी मेरा बंदा ग्रोथ पार्टनर, वो दुखी होता है ना, तो मेरे पास आके बहुत खुश होता है वो, क्योंकि मेरी एक आदत है बहुत अच्छी, जो आपको भी पता है आई थिंक। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, जानते हैं आप, किसी भी समय हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और पॉजिटिव टॉक करते हैं जी। एंड ये बहुत ही कम होता है जो हर मतलब मैंने भी बहुत कम लोगों को देखा कि जो हर सिचुएशन में अपने आप को काम रख सके। जी। तो मुझे पता है। तो मुझे कभी महसूस ही नहीं होता। आज भी आप मानेंगे जो मेरे पास 350 डिस्ट्रीब्यूटर जो है, वो मुझे लगता ही नहीं कि 350 है। और आज तक आप मानेंगे अमित जी, कम से कम 50 से 60 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जिनसे मैं आज तक मिला नहीं कभी। अच्छा। केवल फोन पे बात होती है। अगर वो मेरे सामने आज आ जाए तो मैं उनको पहचानूंगा नहीं। अच्छा, और कितने दिन से आप उनके साथ धंधा कर रहे हैं? करीब 15 साल से कर रहा हूँ, किसी कितने 10 साल साल से से आप कर रहा हूँ। बिजनेस कर रहे हैं हाँ, फिर उनके साथ कभी मिला मिले नहीं? नहीं, पर फोन पे काम हो रहा है। ओके। आप मैं जानना चाहूंगा कि ठीक है, आप तो लगभग देखा जाए तो आप एक 25 साल के ऊपर हो गया है आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो आप अभी भी फील्ड पे मतलब जाते हैं, राजस्थान में ट्रिप जाते हैं या अभी सिर्फ ऑफिस से ही ऑपरेट करते हैं? नहीं, जाता हूँ सर, मैं फील्ड में जाता हूँ। अच्छा। अभी भी लास्ट मंथ मैं राजस्थान टूर करके आया हूँ पूरा, करीब 20 दिन टूर करके आया हूँ पूरा। मुझे अच्छा लगता है जाना मिलना। अच्छा। पर आज की समस्या क्या हो रही है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये आपसे थोड़ा क्वेश्चन से अलग है मेरा। ओके। अभी क्या हो रहा है कि जो कंपनी पर्सन जितने भी आ रहे हैं, चाहे किसी भी कंपनी के ले लो, वो डाउन मार्केटिंग जो है, मतलब डाउन मतलब यानी क्या बोलते हैं उसको, मतलब आप ग्राउंड लेवल की मार्केटिंग नहीं करते हो, मतलब प्रमोशन नहीं करते हैं। और मेरा शुरू से एक ही उद्देश्य रहता है, मैं प्रमोशन करता हूँ प्रोडक्ट का। आज प्रमोशन जितना मैं करता हूँ तो सारी कंपनी भी नहीं करती होगी प्रोडक्ट्स का, जितना प्रमोशन मैं करता हूँ। ओके। तो मैं उन सबको ही बोलता हूँ कि यार आप सीधा लैब में जाइए, हॉस्पिटल से जाइए, मिलिए उनसे, बातचीत करिए। प्रोडक्ट अगर वहां पुट करते हैं आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। आप जाके डिस्ट्रीब्यूटर के पास बैठ जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्या चीज है जो आज भी आपको मोटिवेट करके रखता है कि 25 साल बाद भी सेम एनर्जी है? आज अगर देखा जाए तो आप सक्सेस हैं, आपके पास ऐसा नहीं लगता मुझे कि बहुत ज्यादा लाइफ सेटल है आपकी, बट स्टिल आप इतना प्रमोशन करते हैं एंड मैंने देखा काफी एक्टिव रहते हैं। तो कैसे मैनेज कर लेते हैं आप ऐसा? सर सीखने की ललक होनी चाहिए। देखिए उम्र तो नंबर्स है, ठीक है। आपकी उम्र मैं मानता हूँ 25-30 साल होगी अराउंड। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं, मेरी अभी 50 के आसपास हो गई है, तो आपसे जस्ट डबल पहुंचूंगा एज। नहीं, मैं भी आप ही के आसपास हूँ। नहीं सर, लगते तो नहीं हो अभी। तो सीखना जरूरी है सर। हाँ, अगर हमें सीखने की, अगर हमारी भूख खत्म हो जाए या हमारे सीखने का बोलते हैं ना, अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। सब मैं मानता हूँ कि आपके अंदर हंगर होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज के लिए आपके अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उसके लिए एफर्ट नहीं डालोगे, जो आज की करंट जनरेशन में बहुत ज्यादा है मिसिंग है। सर करंट जनरेशन आजकल क्या चाहती है, हैंड टू हैंड बिजनेस मिले हमें, शॉर्ट टर्म ग्रोथ में, वो जो पॉसिबल नहीं है। ग्रोथ तो लॉन्ग टर्म ही आएगी। पेशेंस नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ सर कि मेरे क्वेश्चन है आपसे कि बताया कि आप 5000 प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो कोई ऐसा आपका फेवरेट हो और जिसमें आप ज्यादा फोकस करते हैं, आपको लगता है कि आपका इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है और आप उस पर ज्यादा मतलब अपना बोलते हैं ना समय देते हैं, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट लाइन है आपके? सर मेरे पास एट प्रेजेंट जो अभी मेरे पास करीब 40 कंपनीज का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, 40 कंपनीज। और मेरे पास अराउंड 4 C&Fs हैं।
पर मेरा जो कोर बिजनेस जो मुझे हमेशा शुरू से पसंद रहा वो मेरा रैपिड टेस्ट। रैपिड टेस्ट में अराउंड मेरे पास आज कोई सी भी कंपनी हो इंडिया की, सभी रैपिड टेस्ट मोस्टली मेरे पे मिल जाएंगे पोर्टफोलियो में। एक अमित सर एक बात मानेंगे आप मेरी, मेरे पास आज 5,000 प्रोडक्ट्स है। बुलाइए, आप अमित बुलाइए, आपसे हाँ, अमित जी सॉरी। हाँ, तो आज मेरे पास 5,000 प्रोडक्ट्स है। हाँ। ठीक है, आप क्या सोचते हैं कि उनमें उनकी कितनी रेटें मुझे याद होनी चाहिए? मुंह जवानी कितने प्रोडक्ट में याद रखता हूँ? 100-150। 100-150। आज मुझे अराउंड 4,500 प्रोडक्ट्स की रेट मुझे जवानी याद है। आप मुझे पूछेंगे ना अभी? नहीं सर, मैं नहीं पूछ सकता क्योंकि मुझे ही नहीं याद है। सो मुझे याद है, पूछ सकता। मुझे याद है। आज आप कोई सा मेरी दुकान में माल निकाल के लाइए, मैं बता दूंगा रेट इसकी है, सेल प्राइस ये है। अमेजिंग, मतलब आपका इतना अच्छा मेमोरी। मतलब सर अभी मोबाइल आ गया है, नहीं तो मेरे को जो मुंह जवानी नंबर्स थे, मोबाइल नंबर, वो सारे मुंह जवानी याद थे मुझे, जरूरत नहीं पड़ती थी देखने की। काफी अच्छा मतलब है कि आप डेडिकेटेड हैं, यानी आप जब किसी चीज को फील करते हैं एंड जब आप फील करते हैं तभी वो कर पाते हैं। तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ कि आप राजस्थान मार्केट में आप काम कर रहे हैं एंड अब जब राजस्थान मार्केट को देते हैं और इंडियन मार्केट को भी आप देखते हैं, क्योंकि आपको काफी अनुभव है, आप जैसा कि मैंने बताया कि आप आईवीडी ग्रुप में एक्टिव हैं, 1-2 ग्रुपों के आप एडमिन भी हैं, तो राजस्थान मार्केट और इंडिया के और मार्केट में आपको क्या डिफरेंस लगता है या क्या डिफरेंस है? जी थोड़ा मैं चाहता हूँ अगर आप इस पे कुछ बताएं हमें। जी सर, मैंने देखा जनरली हमारा जो राजस्थान का मार्केट है, वो हमारा राजस्थान का जो मार्केट है वो भाईचारे वाला मार्केट है हमारा। अच्छा, जो मैंने इंडिया में कहीं नहीं देखा, अच्छा, जो हमारे राजस्थान में देखने को मिलेगा आपको। ओके। यहाँ पर क्या है कि जब हम एक दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। कभी हम सारे मतलब फैमिलियर है यहाँ पर, मतलब किसी में गैप है ही नहीं किसी डिस्ट्रीब्यूटर में एक दूसरे के प्रति। अच्छा, बिल्कुल गैप नहीं है। ओके। बिजनेस अलग है, बिजनेस सबका अपना अपना बिजनेस है, पर जब हम मिलते हैं एक जगह तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं एक दूसरे के। ओके, लगता ही नहीं। मतलब अपार्ट फ्रॉम बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत कहते हैं ना, अच्छा। तालमेल है, माहौल बहुत अच्छा है, और मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से कंपटीशन, नहीं। जेलस की भावना Competition में कंपटीशन बहुत अच्छी बात। चलिए, एक अच्छा जान के लगा जी। और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से आपको क्या लगता है कि राजस्थान का मार्केट किस तरफ ग्रो कर रहा है? रैपिड की तरफ, एलाइजा की तरफ, क्लिया की तरफ या मॉलिक्यूलर, किस तरफ ज्यादा जा रहा है? एट प्रेजेंट अभी जो राजस्थान का मार्केट है वो काफी चेंज हो रहा है। हाँ, अभी जो नया भी जो मार्केट सेगमेंट जा रहा है वो मेनली जा रहा है अभी क्लिया पर। क्लिया का जो भी स्कोप राजस्थान में बहुत बड़ा स्कोप है अच्छा, आने वाले टाइम में भी। ओके। अभी सेकेंडरी क्लिया एंड 5 पार्ट, ओह, 5 पार्ट, 5 पार्ट, 3 पार्ट का गिर गया है 3 थोड़ा। पार्ट का तो मार्केट कचरा हो गया सर, बिल्कुल गिर गया है मार्केट। और कंपनियों ने चला के गिराया है वो पता नहीं मुझे, पर गिर गया है मार्केट। या वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि मतलब काफी ज्यादा कम क्योंकि हो गया 3 है। पार्ट में तो ये हो गया सर, अभी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर को, जब लगता है वो किसी कंपनी से लिया है 1.5 लाख का, पर देना पड़ेगा 1 लाख में, कहाँ से सर्वाइव होगा? और ऊपर से 1 लाख में देने के बाद भी उसकी ये श्योरिटी नहीं है कि रेजिडेंस हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे उसके ऊपर। इस मुद्दे पे मैंने कई बार जो हमारे ग्रुप चल रहे हैं उनमें मैंने मुद्दा भी उठाया। मैं कि जब क्लोज सिस्टम है तो कैसे इसकी RFID मार्केट में लीक हो रही है, बहुत सारे क्वेश्चन है सर, पर उनका कहीं रिप्लाई नहीं है किसी का। क्यों ऐसा रिप्लाई नहीं है? जस्ट मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ग्रुप में मैं भी देखता हूँ कि जैसे आप कोई मुद्दा उठता है जी एंड मुद्दा बनता भी है जी एंड उसके ऊपर काफी डिस्कशन होता है, जी। बट मेरा जस्ट मैं जानने के लिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ कि इसका फाइनल कंक्लूजन क्यों नहीं आता, इसे बहुत डिस्कशन होकर छूट जाता है। सर फाइनल कैलकुलेशन इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, हम डिस्ट्रीब्यूटर में एकता है ही नहीं अभी तक भी। अच्छा, हम कोशिश कर रहे हैं काफी, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आप ऑल इंडिया लेवल पे हम्म। एकता है ही नहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स में। अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स में एकता होती आज तो क्या मजा है कि कंपनीज जो हैं वो किसी का पैसा दाब लें या किसी का कुछ कर लें, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा मेरा मानना है, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करूंगा कि अरे अमित जी एक चीज और बोलना चाहूंगा आपको। आज के टाइम में एक चीज बताइए आप मुझे, जब आप हमें माल देते हैं, मान लीजिए मैं आपसे सीधा क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ, आपने हमें माल दिया जिसकी एक्सपायरी आपने दे दी कि 9 महीने की एक्सपायरी है, हमसे बिना पूछे आपने बिलिंग कर दिया हमें, और अब जब हमसे बिका नहीं तो आप उसको वापस लेंगे या नहीं लेंगे? अगर आप मेरी कंपनी की बात करें जी तो हमारी कंपनी में पूरा एक SOP बनाया हुआ है जी एंड वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग SOP है। जी। यानी हमारे किसी भी बिजनेस पार्टनर से ऑर्डर आता है तो उनके थ्रू आता है रिटर्न में, और अगर हमारे पास शॉर्ट एक्सपायरी किटे हैं तो हमारे जो बिलिंग टीम है
एंड वो पूरे बकायदा उनको इन्फॉर्म करती है ईमेल के थ्रू, उनका कंसर्न लेती है ओके कि हम भेजे कि ना भेजे। जी। अगर हमें लगता है कि नहीं, अगर 6 महीना 9 महीना है तो हम उनको कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हैं। एंड वो अगर उठाते हैं उसके बाद भी तो ऑफकोर्स उन्होंने एक्सेप्ट करके लिया है, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिए जी। बट अगर इन केस उसके बाद भी वो मेरे हेल्प की जरूरत उनको पड़ती है तो मैं हेल्प करता हूँ। मैं अपनी कंपनी की बात बता रहा जी। हूँ, मैं हेल्प करता हूँ। इवन आपका भी पता है, अगर आप 2-4 बार मेरे पास मैटर लेके आए हैं, मैं आपका सॉल्व किया हूँ और मैं हमेशा सर काश मैं तो चाहता हूँ कि आप जैसे सारे हो जाए मार्केट में। नहीं सर, ऐसा मुझे लगता है, मैं दूसरे के बारे में तो नहीं बोल सकता, हाँ। बट अगर ऐसा नहीं है तो मेरे हिसाब से आपके मतलब इस वर्ड को इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि सुनील सर ने जो ये मुद्दा उठाया है बहुत सही है। सब कंपनियों को सिर्फ माल नहीं बेचना चाहिए, आपको सर्विस, सपोर्ट और बहुत एथिकल बिजनेस करना चाहिए। सेल तो कोई भी कर सकता है, बट आप इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाते हो, इस बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हो और अपनी कंपनी की ब्रांडिंग और लेगेसी को कैसे आगे ले जाते हो। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ पार्शियली, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं खुद एक एसओपी बनाया हूँ। मैं अपने किसी भी बिजनेस पार्टनर के पैसे का वैल्यू रखता हूँ ओके कि चाहे वो कुछ भी पैसा लगाए हैं तो उसका वैल्यू होता है। ओके सिर्फ पैसा इसलिए नहीं है कि क्या बोलते हैं अपना नुकसान करने के लिए और कंपनीज, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है। तो मैं इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगले 3 से 5 साल में आईवीडी का ट्रेंड, जो करंट ट्रेंड चल रहा है, आपको लगता है कहाँ पे हम होंगे या कहाँ पे आईवीडी ट्रेंड जा रहा है? आईबीडी ट्रेंड सर देखा जाए ना अभी तो गर्थ में जा रहा है, फ्रैंकली कहूँ तो मतलब डी ग्रोथ में जा रहा है। डी ग्रोथ में जा रहा ओके, है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर की नजर से। इसका एक दो कंपनी एग्जांपल का नहीं कह सकता मैं, एक दो एग्जांपल बताएंगे आप? डिस्ट्रीब्यूटर्स का कह सकता हूँ मैं, हाँ, कंपनीज का बताइए। नहीं कह सकता। कंपनीज तो मुझे पता नहीं है कितना परसेंट कमा रही हैं, हाँ। 200%, 300%, हाँ, मुझे नहीं मालूम। हाँ। पर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है ना वो डी ग्रोथ में है। कंपनीज ने बताइए, आप बताइए। कुछ नहीं बोल पाऊंगा मैं भी। अच्छा ठीक है, आप Companies कुछ के तो लिए। बताइए, कुछ तो जी। बताइए जो थोड़ा फिल्टर्ड वर्जन रहे। अब ऐसा सर बेसिकली आजकल हो क्या रहा है, कंपनीज जो है ना हम्म। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स तो जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मानती, उनको मानती है हमारे एजेंट है वो, ओ, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं एजेंट मानती हूँ कंपनियां। मैं तो बिजनेस पार्टनर बोलता आज कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी एसोसिएशन भी बनी हुई है, ऐसी बात नहीं एसोसिएशन नहीं है, पर एसोसिएशन में डिस्ट्रीब्यूटर एकता है ही नहीं। हूँ। जब तक एकता नहीं आएगी। बट अभी आपने बोला कि आपके राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूटरों का सबका अच्छा तालमेल है, तो फिर सर, तालमेल- एसोसिएशन में एकता क्यों नहीं आ पाती है? सर मैं बता दूं सबके अलग अलग व्यूज है। अच्छा, मतलब आप बोलते हो कि पर्सनली सबके साथ पर्सनली सबके अच्छे रिलेशन है, हाँ मिलते हैं बाहर, अच्छा, मिलते हैं पर सब। जब बात आती है एसोसिएशन की तो सबके मतभेद है। आज आपको बताता हूँ, अभी 5 साल पहले अराउंड मैं और मेरे मित्र हैं धर्मेंद्र शर्मा और एक मिस्टर केडी तिवारी जी, हाँ नाम सुना है केडी ठीक है। तिवारी का। तो इन तीनों ने हमने मिलकर एक एसोसिएशन चालू करी, डीएसडीए। अच्छा, 5 साल में हमने काम बहुत कोशिश करी कि हम सबको एक करें, एक जगह करें, पर ना नहीं हो पाया। अभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कुछ पता नहीं। ऐसा ही मैं भी मानता हूँ कि शायद मेरे विचार किसी से मतभेद खाएं या ना हो, बट ऐसा मैंने भी देखा है कि कंपनीज लेवल पे भी नहीं है उतनी। सर कंपनी लेवल पे क्यों नहीं है? आपकी कंपनी लेवल तो एडीएमआई आपकी जो है हाँ, कंपनी लेवल पे है, वो एसोसिएशन तो नहीं, बहुत अच्छी एसोसिएशन है, मैंने सुना है। एसोसिएशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे उसमें टॉपिक्स आते हैं एंड बहुत अच्छे उसमें डिस्कशन होते हैं। ओके, बट मेरा ऐसा मानना है बहुत सारी एरियाज आज भी अनटच हैं एंड बहुत सारी एरिया पे फोकस नहीं होता। एंड जो आपने जो बताई मिलता जुलता मैंने भी 1-2 बार कुछ मुद्दे उठाए थे एडीएमआई में, बट उसका कोई कंक्लूजन नहीं आया, तो उसके बाद से मैंने भी। पर अमित जी एक चीज मैं जानना चाहता था आपसे, जो आपकी एडीएमआई है, ठीक है, मेरी नहीं है, मतलब आप जिसके आप भी मेंबर है, हाँ, कंपनीज की एडीएमआई, हाँ। तो उसमें क्या लगता है कि सारी कंपनीज उसकी मेंबर्स हैं ऑलरेडी इंडिया की? मेरे हिसाब से 80% कंपनियां हैं। 80% है। अगर 80% कंपनियां उसमें मेंबर हैं, तो जो प्रोडक्ट्स हैं, अभी जो कंपनीज आ रही हैं, एक्चुअल में क्या कोरोना काल के बाद में जो कंपनीज का जो है काफी चेंज हुआ है, उसके बाद बहुत सारी नई कंपनीज आई हैं रैपिड टेस्ट में मोस्टली, तो उनका क्या अस्तित्व है उन चीजों का? जो रैपिड प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिस रेट में दे रहे हैं, क्या प्रोडक्ट है वो रियल में? आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हैं। सर एक जब दोनों साथ में बैठे हैं, ठीक है, तो हम बैठे इसीलिए हैं के सर। तौर पे मैंने बोला। हाँ, तो क्या होता है कि कोरोना के बाद या कोविड के बाद जी, लोगों को एक बहुत बड़ा विजन दिख गया कि पैसा बहुत है आईवीडी, पैसा बहुत है आईवीडी में
जो मॉलिक्यूलर 500 से स्टार्ट, मतलब पीसीआर, कोविड पीसीआर भी 500 से शुरू हुआ और 25 रुपए तक आ गया जी। लोगों को। वीटीएम ये वो सब कुछ तो बहुत सारा लिख गया। अब लोगों ने एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जी। फंड जुटा के यहाँ वहाँ। अब क्या, अब चालू हो गया, अब उनको सर्वाइव करना है। अब सबको लगा कि अरे रैपिड मार्केट अच्छा है, बहुत सारी कंपनियां आई भी, उन्होंने अपने हाथ को जलाया, काम किया, बट उनको सक्सेस नहीं मिला। मैं अभी भी मानता हूँ कि सबको बिजनेस कर, जब तक कंपटीशन नहीं रहेगा काम करने में मजा ही नहीं आता। सर कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। नहीं, मैं कंपटीशन तो हर बिजनेस जरूरी है। सवालों का जवाब दे रहा हूँ जी। जब तक कंपटीशन नहीं होगा काम करने में मजा नहीं आएगा। और मेरा ऐसा मानना है, व्यापार बिजनेस कुछ में भी बिना प्रॉफिट के धंधा नहीं होता है, बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस होता नहीं होता। तो कभी कभी ये मेरे साथ भी एक क्वेश्चन रहता है, मैं भी सोचता हूँ कि लोग कैसे इतने कम में बेच लेते हैं, कैसे सस्टेन कर लेते हैं, जिसका जवाब आज भी मेरे पास, मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, बट शायद वो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, वो जवाब वो मतलब लोगों को शायद पसंद ना आए, वो तीखे हो जाएंगे। तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जो प्रॉफिट पे काम करती हैं। प्रॉफिट इतना नहीं, प्रॉफिट इसलिए कि आपके पास 300 से 500 1000 लोग काम करते हैं, उनकी सैलरीज है, उनके एक्सपेंसेस है, एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, R&D है, आपकी फ्यूचर एक्सपेंशन है, तो उसके लिए आपको तो पैसे लगेंगे। और वो सब पैसे कैसे आएंगे? आपके प्रोडक्ट से, आपके कॉस्ट से, आपके सेलिंग से, मार्जिन से। फ्री में तो कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं। अगर बिना बोलते ना लॉस में करने से ही अगर बिजनेस होता तो बहुत सारी कंपनियां इंडिया में बंद हो गई। चाहे आप एयरलाइन सेक्टर में देख लीजिए, चाहे फाइनेंस में देख लीजिए, चाहे इंश्योरेंस में, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट बहुत सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। तो लॉस में जो भी करेगा उसको एक ना एक दिन तो सर मार्जिन तो लेना ही पड़ेगा। कि हमारे में भी यही है कि आप बोल सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो आईवीडी को मतलब बहुत डिग्रेड कर रहे हैं। तो अब वो ये उनका कॉल है, उनकी कंपनी है, उनका। अभी एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा आपसे। हाँ। सॉरी मैं आपका पॉडकास्ट ले रहा हूँ या आप मेरा ले रहे हो मुझे पता नहीं लग रहा है। नहीं सर, प्लीज गो अहेड। आप क्या मानते हैं कि अभी जैसे एक प्रोडक्ट लेते हैं कोई भी, ठीक है, वो प्रोडक्ट मान लीजिए आप देते हैं 15 रुपए में, मान लेते हैं, ठीक है, वही दूसरी कंपनी उस प्रोडक्ट को दे रही है हमें 7 रुपए में, ओके, तो इसका मतलब वो तो 7 में दे रही तो भी मार्जिन होगा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो 100% नीचे तो काम करती नहीं है मेरे हिसाब से, और आप वो 15 में दे रहे हैं, वो 7 में दे रहा है, तो आप देखो मतलब 500% मार्जिन कमा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज के जमाने में आईवीडी में कोई भी 500% मार्जिन नहीं कमा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि जो ब्रेक इवन है, अगर किसी को 40-50% भी मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और रहा सवाल जो 7 रुपए में बेच रहा है, उनको ही पता है कि वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, या कौन से नियम के तहत या मार्जिन का या फाइनेंस के काम कर रहे हैं। बट बिना मार्जिन 7 रुपए में कोई मार्जिन नहीं है। मैं बहुत ओपनली बता रहा हूँ। क्यों सेल कर रहे हैं? ये तो वही जवाब दे सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कोई भी आईवीडी कंपनी इस समय 500% में नहीं काम कर रही, ज्यादा से ज्यादा 40%, और उससे 50-60-70%, उससे ज्यादा कोई नहीं है। जो मैं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो जो 7 रुपए वाले वो तो पक्का मार्जिन में काम नहीं कर रहे हैं। अब वो किस लिए कर रहे हैं उनको ही पता है। ओके। तो अभी ऐसा मेरा मानना है कि लो प्राइस में बेचना इज नॉट अ सोल्यूशन। वो सोल्यूशन नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी। मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप 20 साल पहले का मार्केट देखते हैं और आज का मार्केट देखते हैं तो दोनों में क्या फर्क है? जैसे बहुत ज्यादा फर्क है। आज से 20 साल पहले जो आईवीडी प्रोडक्ट होता था वो बिकता था 30 रुपए का, मान लीजिए, ठीक है। आज वो प्रोडक्ट बिक रहा है 2 रुपए का। पर समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक। प्रेगनेंसी कार्ड, यस, बिकॉज़ पॉपुलेशन बढ़ गई। जो उस टाइम HIV, जो उस टाइम ट्राइलाइन जो बिकता था 45 रुपीज का, आज कितने का बिक रहा है? फर्क आ गया वो, मालूम है? प्राइस डिग्रेड, मतलब आईवीडी इंडस्ट्री में जो है ना, प्राइसेस गिर रही हैं, बढ़ नहीं रही। बढ़ नहीं रही। महंगाई तो बढ़ रही है पर आईवीडी में प्राइसेस नहीं बढ़ रही, गिर रही है उल्टी। मैंने भी ऑब्जर्व किया। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या रीजन होगा, क्या हर्डल्स है जिसके नाते प्राइस नहीं बढ़ पा रही है? प्राइस, मेरे को सर ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसका उत्तर बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ कि कंपनियां प्राइसेस क्यों गिरा रही हैं। बट डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे भी वही हो रहा है। सेम हाँ, करना पड़ रहा है। जो भी गिरा रहे हैं वो भी गिरा रहे हैं। मैं तो ये मान रहा हूँ एक कंपनी है, नाम मत लीजिए। नाम नहीं ले रहा मैं उसका, हाँ, नाम लूंगा भी नहीं मैं सर आपके सामने। हाँ, उसका एक प्रोडक्ट था जो काफी अच्छी रेट में बिकता था, बहुत अच्छी रेट में बिकता था, और काफी सेल भी थी, पर उस कंपनी ने उस प्रोडक्ट का रेट भी गिरा दिया। क्यों गिराया समझ में नहीं आया। तो इतना कंपटीशन इंक्रीज हो गया? नहीं सर, उसके लिए कोई कंपटीशन था ही नहीं। अच्छा, कंपटीशन था ही नहीं, उस प्रोडक्ट में कोई कंपटीशन नहीं था उसका, फिर भी प्राइस गिराया उसने।
उन्होंने चाहा कि सेल और बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, पर सेल तो वही रही, प्राइस गिरने से कुछ नहीं मिला। तो जैसा कि हम बात करते हैं एक बिजनेस पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर, इतनी कम मार्जिन, जिसे हम बोलते हैं कंपनी एक थिक मार्जिन में काम कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटर इतने थिन मार्जिन में कैसे काम कर लेते हैं? क्योंकि उनके पास भी तो 10 15 20 स्टाफ होंगे, एक्सपेंसेस होंगे। तो मैं समझ सकता हूँ, जैसे कंपनीज के पास 300 400 600 200 एम्प्लॉय इस तरह के होते हैं, तो एक थिक मार्जिन चाहिए, बिकॉज सबके सर्वाइवल के लिए, सबका ग्रोथ के लिए, उनकी कंपनी का ग्रोथ। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के जो पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कुछ लोग करते हैं, मैं जस्ट जानना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखा है कि आजकल लगता है कि नहीं, बस प्राइस फेंक दो, फेसबुक पे डाल दो, व्हाट्सएप चैनल पे डाल दो, प्राइस डाल दो, इससे भी धंधा हो सकता है। आपको लगता है कि ये राइट एथिकल सेलिंग है? सर एथिकल सेलिंग है ही नहीं, बेसिकली सेलिंग ही नहीं है वो। हाँ। मैं उसको सेलिंग मानता ही नहीं। बेसिकली जो मार्जिन नहीं लेगा डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी कोई भी हो, वो चल ही नहीं पाएगा आगे बिना मार्जिन के। मार्जिन तो बहुत जरूरी है सर, और एक रेस्पेक्टेबल मार्जिन वो तो चाहिए। मैं आज मेरे ही बता देता हूँ, मैं बिना मार्जिन कोई काम नहीं करता। इवन मी टू, मैं भी नहीं करता, चाहे B2B हो या B2C हो, मैं बिना मार्जिन काम नहीं करता। मैं भी इवन मैं प्रोडक्ट मैं सीधा मना कर देता हूँ, नहीं है प्रोडक्ट, एग्जैक्टली। किसी और से ले लो, मेरे पास नहीं है। कहाँ तक नीचे गिरेंगे सर? तो आपको लगता है इसका कोई फ्यूचर में सॉल्यूशन होने वाला है? सर सॉल्यूशन तो होगा, अभी सॉल्यूशन तो हो ही रहा है, जैसे अपना अमेरिका का युद्ध चल ही रहा है, सॉल्यूशन तो कुछ तो होगा। तो IVD इतना कुछ तो है नहीं कि चेंज हो रहा है तो सॉल्यूशन तो मिलेगा। अच्छा, हो सकता है आने वाले टाइम में जो है ADMI और हमारी जो DDA है, DSDA है, जो भी है, ये साथ मिलकर काम करें और कुछ सॉल्यूशन लाए। बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो सच में बहुत सराहनीय सॉल्यूशन तो लाना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो उम्मीद पे दुनिया का है सर। एक मेरा एक और क्वेश्चन था जो पर्सनली मैं जानना चाह रहा था कि जैसे कि मेरी कंपनी तो नहीं करती है, बट मैंने देखा बहुत सारी कंपनीज भी करती हैं, बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एंड जैसे सेल काउंटर हो गया, फुल्ली ऑटोमेशन हो गया, क्लियर मशीन हो गया, रेंटल पे दे दिए, 8 PDC 10 PDC रीएजेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि वो कस्टमर अपना कंटिन्यू करता ही नहीं, मान लो 12 महीने का टर्म है, 6 महीने बाद कस्टमर ही अपना किसी कारण बस बंद कर दिया, फिर वो मशीन का लॉस, रीएजेंट का लॉस, कंपनी का लॉस। तो मुझे लगता है रेंटल बिजनेस में इतना डेस्परेशन क्यों है, और क्या ये सच में बेनिफिट है? मेरी कंपनी तो नहीं करती है सर रेंटल बिजनेस में कोई बेनिफिट्स नहीं है, ना कंपनीज को है ना डिस्ट्रीब्यूटर्स को है। हाँ। ओनली बेनिफिट जो है वो लैब्स को है या हॉस्पिटल्स को है, बेनिफिट उनको है। ओके। हम केवल जो कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, कंपनीज का तो मैं बता नहीं सकता, डिस्ट्रीब्यूटर्स का मैं कह सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर पिसता है बेचारा, सही बताऊँ तो आपको, आज मशीन लगाई, अगली बार धंधा नहीं आया, तो फर्क किसके पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूटर के पड़ेगा। अब कंपनी से मशीन वापस ले लेगी अपनी, उसको रीफेब करके दोबारा कहीं लगा देगी दूसरी जगह, पर डिस्ट्रीब्यूटर का धंधा मरा ना। तो हमें रेंटल बिजनेस को रोकना चाहिए, सब रोकना चाहिए रेंटल बिजनेस, क्योंकि अगर हम सब यूनिटी से काम करेंगे, अगर एक चीज को सब लोग ना बोलेंगे तो ऑटोमेटिक ऑप्शंस नहीं सर रहेंगे। रेंटल बिजनेस जो आज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हाँ, या तो फिर बहुत बड़ी स्केल लेवल पे जो है, हाँ, जहां आपका क्लोज सिस्टम, आपको Closed उनको system। आपसे ही लेना हो, आपसे ही लेना है, तो वो तो सक्सेस है। पर आज छोटे प्रोडक्ट्स जैसे 3 पार्ट हो गया या 5 पार्ट हो गया, इन पे अगर रेंटल करते हैं, अच्छा बिना एग्रीमेंट के ही कर देते हैं, सिर्फ बिना agreement। जिसका कोई एक्चुअली देखा जाए तो सर आप एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कंपनी बिना इंस्टॉलेशन रिपोर्ट के हाँ, भी मशीन लगा देती है। ओ माय गुडनेस। आज अगर किसी कंपनी से पूछने जाओगे ना, हाँ। यार आपके इंस्टॉलेशन रिपोर्ट्स जो है, आपके कितने इंस्टॉलेशन है राजस्थान में बताओ, नहीं बता पाएगी, क्योंकि उसी वैसे ही लगती जा रही है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि कस्टमर भी पूछता नहीं कि मेरा वारंटी कार्ड कहाँ है मेरा, क्योंकि जब तक इंस्टॉलेशन रिपोर्ट नहीं जाएगी या पर्टिकुलर एक सिस्टम नहीं होगा, वारंटी कार्ड नहीं आएगा, तो कस्टमर भी नहीं पूछता है। सर कस्टमर क्यों पूछेगा? कस्टमर ने जो मशीन ली है वो तो EMI पे लिए, EMI बोले तो किस्तों पे लिए, 30% एडवांस दे दिया, बाकी के PDC चेक दे दिए। अगर मान लीजिए मशीन में प्रॉब्लम आई तो डिस्ट्रीब्यूटर पेमेंट रोक देगा, वो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूटर को है। ओके, इसी से जुड़ा क्वेश्चन जी, कि मार्केट में जो अगर देखा जाए तो मैंने भी अनुभव किया है, एंड अभी मैं इसको फील करता हूँ कि क्रेडिट टर्म्स जो है बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। अगर मैं बोलूँ तो आज के ज़माने में प्रोडक्ट सेल करने से ज़्यादा मार्केट से रिकवरी करना बड़ा कठिन है।
तो इसके पीछे क्या लगता है कि क्रेडिट टर्म्स इतना बढ़ते जा रहा है, मार्केट से पेमेंट डिले, मैं ओवरऑल बात करता हूँ, किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी का नहीं, तो क्यों पैसा डिले होता है मार्केट में, या क्यों, कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं? सर बेसिकली चेन है पूरी, एक हाँ। चेन सिस्टम है। हाँ कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर, आगे कस्टमर, या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ गवर्नमेंट बिजनेस, हाँ चेन है। जब चेन टूटती है तो पेमेंट डिले होता है। इसमें हम ये नहीं कह सकते सारे डिस्ट्रीब्यूटर गलत है। जब चेन अगले डिस्ट्रीब्यूटर, जनरली ओवरऑल क्वेश्चन सर मैं यही बोल रहा हूँ, जब डिस्ट्रीब्यूटर्स की चेन ब्रेक होती है तो डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉब्लम आती है। डिस्ट्रीब्यूटर आज मैं मानता हूँ जितने अधिक सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सीसी ओडी पे चल रहे हैं अधिकतर सारे, और उनकी सीसी ओडी फुल होगी हमेशा, मतलब माइनस में। तो सर जब अगर आज मैं ही हूँ, मैंने मान लेता हूँ, जब मैं गवर्नमेंट से सप्लाई करता हूँ हाँ तो मेरा गवर्नमेंट से पेमेंट आता है 3 से लेके 6 महीने या 1 साल में। ओके, और कंपनी को पेमेंट देना पड़ता है मुझे 45-60 डेज में। सर कहाँ तक घर से पैसा लाऊंगा मैं, डिले तो होगा ना पेमेंट। तो काफी इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट। तो क्या आपको लगता है कि अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर या कुछ जो हमारे कम्युनिटी है, डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी, अगर क्या ऐसा करना चाहिए जिससे चीजें सिस्टमेटिक, क्योंकि कस्टमर तो अपने पेशेंट से तो एडवांस ले रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर क्यों इतना इन्वेस्ट करके रख रहे हैं, इतना फ्रीडम? और अगर एक कस्टमर है तो एबीसी कोई एक कस्टमर है, उसको आप सप्लाई कर रहे हैं, अगर मान लो आपका पेमेंट 6 महीने हो गया, आपने रोक दिया, तो फिर दूसरे लोग क्यों सप्लाई कर रहे हैं? सर वही तो अपने पहले बात की थी अभी, एकता वाली, डिस्ट्रीब्यूटर एकता, वो नहीं है ना। जब तक वो नहीं होगी तब तक ये काम नहीं होगा, तब तक ऐसे ही पेमेंट फंसेगा मार्केट। तो आपका 5 लाख फंसा है, उनका भी 5 लाख फंसा है उनका, और वो वहां से एडवांस ले रहे हैं। इसीलिए एकता जरूरी है। तो भाईचारे वाली एकता है, बट बिजनेस वाली, भाईचारे वाले एकता फुल कंप्लीट, बट बिजनेस वाली एकता नहीं है। मेरा एक और क्वेश्चन है जो एक कंपनी से रिलेटेड है, कि मैं एज अ कंपनी आपसे पूछ रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनियां आती हैं और जैसे आपके राजस्थान में ही एंट्री करती हैं, नई कंपनियां हैं, तो आपसे पूछती होंगी कि सर हमें राजस्थान में मार्केट, और आप उनका मार्गदर्शन करता है, मुझे अच्छे से पता है, और आप ये फ्री सेवाएं करते हैं जस्ट फन वे में बोल रहा हूँ। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे, जब माल डंप हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर परेशान हो जाते हैं, उनका क्रेडिट नोट नहीं होता, ये नहीं होता, डंपिंग कर देता है स्टाफ अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, इसके बारे में आप थोड़ा सा इसके अगर बताएंगे हमें तो डिटेल में, तो ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। टिपिकल क्वेश्चन है ये। हाँ, बट मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। Okay. मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को आई फील प्रिविलेज्ड एंड प्राउड दैट मैं तो सामने से पूछता हूँ कि मेरे एम्प्लॉय ने कोई डंप तो नहीं किया है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मेरे पास डायरेक्ट इशू लेके आए तो, ओके, बिकॉज मैं उसे सॉल्व करता हूँ। नहीं पर एक चीज बताइए मुझे अमित जी, हाँ आज ऐसी कितनी सारी कंपनियां हैं जो आप जैसे आप डायरेक्ट डील करते हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट बात कर लेते हैं, और आपसे ये बहुत बड़ी सुविधा है सब लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि डायरेक्ट आपसे बात कर पाते हो। ये तो बहुत सारी कंपनी है उसमें आप बात ही नहीं कर पाते किसी से, नहीं सर, हाई लेवल पे। हाँ, क्योंकि मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है, डेजिग्नेशन इज जस्ट अ मैटर। हाँ, मेरे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं बहुत सिस्टमेटिक काम करता हूँ, एंड मैं अपने सब बिजनेस पार्टनर। पर आपको कभी डर नहीं लगता कि उठा के किसी ने फोन कर दिया आपको? नहीं सर, आप इतने बिजी रहते हैं, शेड्यूल्स इतने टाइट हैं आपके। नहीं सर, पूरी सिस्टम है मेरे पास। मैंने जैसे कि आपको अभी बताया भी कि मेरे पास बड़ी टीम है, तो हमने पूरा एक बना के रखा है सिस्टम में। अगर मैं फोन नहीं भी उठाया तो मैसेज आ जाता है, मैं उसको रिप्लाई करता हूँ। जो मेरी असिस्टेंट हैं उनको बोल देता हूँ, हमारी कंपनी में जो मेरे अंडर में जूनियर्स है वो करते हैं। तो मेरा उद्देश्य होता है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसे कि आज ही के दिन मैं जस्ट आ रहा था, तो एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं, उन्होंने मुझे ईमेल किया कि ऐसा ऐसा हो गया, एक इशू है, मुझे आपसे बात करना। तो जो मैं उनसे 5 मिनट पहले गाड़ी रोका, पहले उनसे बात की है क्या इशू था, मैंने बोला आपको शाम को इसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो मतलब मेरे अंदर एक बोलते हैं ना, वो एक किक सा होता है कि अगर कोई मेरे पास इश्यूज लेके आए तो मैं उसको सॉल्व करता हूँ। अब ये कैसा है, मुझे ऐसा लगता है कि डॉट नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरे के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, बिकॉज मुझसे भी बहुत आगे लोग हैं और बड़े लोग हैं, तो सबका बिजनेस करने का अलग स्टाइल है। तो आपका मेन पॉइंट होगा किक है आपने अभी। अरे सर ऑफ कोर्स, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो डंपिंग है, ये डंपिंग से जो हमारा क्वेश्चन मेन था, जो थोड़ा सा हम हट गए, तो डंपिंग क्या होता है, फिर वो कैसे हैंडल होता है, और ये क्यों डिस्ट्रीब्यूटर क्यों इनकरेज करते हैं, और कैसा क्यों होता है? बेसिकली भाईचारा, यहाँ पर अधिकतर डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी पर्सन के साथ में भाईचारा निभाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उस भाईचारे के चक्कर में डंपिंग होती है। कंपनी पर्सन आया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, अरे सर ले लो, मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा,
देख लो थोड़ा सा, मैं मेरी सैलरी में से कुछ दे दूंगा आपको। क्या बात कर रहे हैं? यस सर, सैलरी में से दे दूंगा? या आप मेरी सैलरी आएगी तो उसमें वो थोड़ा सा 5,000 बताएंगे? 5,000 दे दूंगा मैं आपको, ये माल मंगा लो। मान लीजिए कंपनी से कोई रेट आ रही है 100 रुपए, तो आपको थोड़ा 95 पड़ जाएगा सर। सैलरी से देगा? सर टारगेट पूरा करना है ना। तो फिर जॉब क्यों कर रहा है? है? फिर job बाकी क्यों- तो आ ही रहा है ना, उसका खर्चा इतने में चलेगा, देगा पैसे। आपको नहीं पता ये वाली बात? नहीं, मैंने सुना है बट आई डोंट हैव एग्जैक्टली आइडिया। एक दो जन ने मुझे बोला बट मैं बिलीव नहीं किया, बट अब आप आज सर बेसिकली हुआ क्या, अभी एक मेरे पास एक कंपनी पर्सन ऐसे आया था, नाम तो नहीं लूंगा खैर मैं, कि सर मेरा शॉर्ट पड़ रहा है टारगेट, ठीक है, मेरे करीब 5 लाख का ऑर्डर मुझे चाहिए। तो मैंने कहा सेल तो है नहीं भैया, आप तो सेल लाते भी नहीं है अभी, सारा जो सेल कर रहा हूँ मोस्टली मेरे पास ही आ रहा है, मैं कर रहा हूँ सारा। नहीं सर आप देख लीजिए, आपको इसमें कुछ मैं कर दूंगा। मैं क्या कर देगा भाई? बोला सर इसमें जो कुछ लगेगा, आप 5 लाख ऑर्डर डालेंगे तो मेरा इंसेंटिव बनेगा और बहुत कुछ होगा सारा, तो मैं कुछ उसमें से शेयर कर दूंगा आपको। मैं कह तो गलत बात है भाई, हाँ ये तो बहुत इंसेंटिव तो आपके लिए है ना, बहुत गलत बात है। मेरे लिए थोड़ी है। नहीं सर देख लीजिए। मैं कहा सॉरी भाई, मैं डंपिंग नहीं तो करूंगा। ये सबसे अच्छी चीज है कि आपने उनको इनकरेज नहीं किया। इनक्रेज नहीं किया, इनक्रेज करेंगे तो मेरा ही नुकसान है सर। तो आपका आपके हिसाब से बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटर भाई लोग हैं वो लोग करते हैं ऐसा इनकरेज? सर मैं नहीं कह सकता किसी की, बट ये आप बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय ऐसा करते हैं? एम्प्लॉय करते हैं, 101% करते हैं सर। कि मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को ये ऑफर अपने इंसेंटिव देना सर होता है, आपको शायद आई इतना थोड़ा काम ही कर लेते हैं, इससे बेटर है। सर काम तो होता नहीं ना आजकल, काम तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है, डिस्ट्रीब्यूटर 2 चाय पीनी है बैठ के। अब गर्मी आ गई है तो एसी में बैठेंगे आराम से आके, वहां उनके लिए एक चटाई भी लगवा, दरी भी लगवा दे, वो सो जाएंगे वहां पे आराम से 3 घंटे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे लगा ये रिप्लाई। सर बेसिकली आजकल क्या कंपनीज पर्सन जो है ना ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर ही नहीं रहे। फ्रेंकली कहूँ आपको, वो चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को जाऊं, डिस्ट्रीब्यूटर मुझे सेल दे दे। सब कंपनी पर्सन ऐसे नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर मैं तो अब मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर। नहीं, मैं ऐसा अपनी कंपनी में, बट मैंने बहुत सारे आईवीडी में और भी कंपनी में देखे, बहुत अभी भी है, मतलब काम करने वाले लोग हैं जिनके ऊपर इंडस्ट्री रुकी है। तो मैं सर मैं तो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ, बट मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा। हाँ, मतलब बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, मतलब बहुत सारी अच्छी कंपनी में जो आज भी बहुत मेहनत करते हैं जी। एंड मैं हैट्स ऑफ टू देम कि वो इतना हार्ड वर्क करते हैं कि मतलब उनके लिए काम उनका पैशन सर है, हाँ, काम उनका पैशन है। मेरी नजर में भी बहुत सारे हाँ। कंपनी पर्सन जो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, हाँ, ग्राउंड लेवल पे करते और हैं, वो सक्सेस रहते हैं हमेशा। सक्सेस रहते हैं हमेशा। शॉर्ट टर्म में तो कभी शॉर्ट ग्रोथ टर्म नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं मिलेगा सर। तो मैं जानना चाहूंगा कि आईवीडी में बहुत सारी नई कंपनियां आती हैं, तो आती भी है जाती भी है। हाँ, आती भी हैं जाती भी हैं, जो ये लोअर प्राइस ऑफर करते हैं, तो आपको लगता है कि ये लोअर प्राइस दे के मार्केट को गेन कर सकते हैं या क्वालिटी के ऊपर काम कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है समझ गया मैं। कि आपके हिसाब से लगता है सिर्फ प्राइस गिराने से मार्केट होता है नहीं बिकेगा, या क्वालिटी? क्वालिटी, प्राइस प्लस क्वालिटी दोनों चाहिए। तो यानी अगर सिर्फ प्राइस गिराने से सेल नहीं हो, नहीं आएगी, ये बहुत क्लियर है। क्लियर है। जब अगर quality सर चाहिए, जब मैं क्वालिटी चाहिए तो कुछ तो लगना पड़ेगा ना। सर मैं एक चीज मानता हूँ, अगर रेट से ही मार्केट बढ़ता और प्रोडक्ट बिकता तो आज शायद ये जो कंपनीज आई कोरोना काल में, बहुत सारी रैपिड कंपनी आई, या बूम पे होती सारी कंपनीज, अगर रेट पे माल बिकता तो क्यों नहीं हुआ? तो कंपनीज अपने जो है, अगर मतलब ऐसा मेरा मानना है कि कंपनी अपने चीजों को अगर सस्टेन करना चाहती है तो क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट बेचे। क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट। जो लोग रेट के साथ बेचते हैं या जो रेट के साथ वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मार्केट में एक ट्रेंड भी है और ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, और हालांकि ये मैं आज से कुछ दिन पहले मेरा भी एक पॉडकास्ट हुआ था, तो उसमें भी ये सवाल मुझसे पूछा गया था, मैंने रिप्लाई किया था जी। आज मैं वही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जी। कि एम्प्लॉयज कंपनी ज्वाइन करते हैं, Okay. कंपनियां उनको ट्रेंड करती हैं ओके। एंड कंपनियां उनको XYZ ट्रेनिंग देती हैं या ट्रेन करती हैं मार्केट में जाने के लिए। कुछ ही समय बाद उनको कोई कंपनी एक्स अमाउंट बढ़ा के ले लेती है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या ग्रोथ करने के लिए सिर्फ कंपनी चेंज करना इज अ राइट प्रोसेस, या ग्रोथ करने के लिए आपको मार्केट में काम करना है, सिस्टमैटिक काम करना है और ग्रोथ करना चाहिए? तो मैं चाहता हूं पहले आप इस मेरे क्वेश्चन को बताएं, इसी क्वेश्चन से लिंक दूसरा क्वेश्चन दिए मेरा। सर मार्केट में जो है आना और जाना ये तो हमेशा लगा रहेगा, ठीक है। उसके साथ आप ग्रोथ नहीं कर सकते कभी भी। ना आपकी ग्रोथ मिलेगी आपको, ना आपको मार्केट में इज्जत मिलेगी आपको,
आप मान लीजिए आज किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, थोड़े से ग्रोथ के लिए आप किसी और कंपनी में जाते हैं। यार जिस कंपनी ने आपके लिए ट्रेनिंग पे खर्चा किया, आपको बहुत कुछ सिखाया, सब कुछ दिया आपको, थोड़े से लालच के लिए हम उस कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगी सर, नहीं मिलेगी। और ग्रोथ लॉन्ग टर्म में ही मिलेगी, आपको मिलेगी तो। और सबसे एक जो अजीब बात लगती है मुझे कि रातों रात कंपनी छोड़ दिए, फोन उठाना बंद कर दिए, एक नोटिस पीरियड जैसा एथिक्स है वो भी सर्व नहीं करते। सर उसमें गलती जो है कंपनीज की है, जो कंपनी उनको उठाती है जी। क्योंकि उस कंपनी को चाहिए, Frankly. उस कंपनी को चाहिए कि वो बकायदा उनसे क्लियरेंस मांगे एंड एनओसीस मांगे। सर अभी फिर वही बात आ रही है, एडीएमआई। नहीं, ये मुद्दा मैंने उठाया था, वहां पे कोई सोल्यूशन नहीं मिला, मैं आपको क्यों बता सर? रहा। वो तो उसके बाद मैं चुप हो गया, 2 दिन ये मुद्दा उठाता रहा। सर आज मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉब्लम होती है, हम उस मुद्दे को उठाते हैं हर जगह, ठीक है, वो सॉर्ट आउट भी होते हैं। पर ये मुद्दा जो आपने अभी बताया, ये वाला कंपनी में लड़के आ रहे हैं, जा रहे हैं, आज इस कंपनी में जा रहे हैं, कल उस कंपनी में जा रहे हैं, ये मुद्दा बहुत टिपिकल है सर। और बिना एनओसी जा रहे हैं सर। मेरे इस इंडस्ट्री के एक कंपनी ने हमारे ही एक एम्प्लॉय को हायर कर लिया। मैंने सिर्फ इतना बोला कि आप उनसे बोलिए कि हमने उनके ऊपर ट्रेनिंग खर्चा किया है एंड उनको बोलिए बेसिक एथिक्स है जो सर्वी नोटिस पीरियड करे, और जो एक हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ है कि आप उन पर खर्चा किए हैं एक्सेस के अमाउंट हमने, तो आप उसको एक प्रॉपर चैनल से जाइए। तो सर उसकी रिकवरी क्यों नहीं डाल देते आप? सुनिए, तो उनका रिप्लाई था आप इनके ऊपर लीगल डाल दो। सर लीगल सोल्यूशन नहीं है। जो सीनियर थे उनका रिप्लाई था आप उनके ऊपर लीगल डाल दीजिए। उसके बाद मैं समझ गया कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने उस मैटर को, लीगल इज डिफरेंट, बट मेरा एक हमारी आईवीडी कम्युनिटी को बोलना है और यंगस्टर और जितने भी नए हैं कि अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको मार्केट में टिके रहना है। आपको सिर्फ जॉब या कुछ 1000 रुपयों के लिए अगर आप अपना जॉब चेंज करते हो तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आप अपने स्किल पे काम कीजिए, आप अपने टैलेंट पे काम कीजिए, उसके बाद सक्सेस आपके पीछे ऑटोमेटिक आएगी। सिर्फ आप ये सोचेंगे कि सिर्फ जॉब चेंज करने से आपका ग्रोथ होता है, तो मैं दावे के साथ करता हूँ आपका ग्रोथ नहीं होता है और ग्रोथ होगा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ। अमित जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। सर कंपनीज जो कंपनी पर्सन इधर उधर होते हैं, ठीक है, वो बिना एनओसी हो जाते हैं? नहीं, आज मैं जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का काम कर रहा हूँ, तो ये फर्ज नहीं बनता कंपनी का कि उसकी एनओसी लेके आ भाई? प्रोसेस तो वही है, प्रोसेस वही है, एनओसी लेना है वगैरह। अगर हम किसी को हायर करते हैं तो हम उसका कंपनी का रेजिग्नेशन लेटर मांगते हैं एंड उसके बाद हम उनसे पूछते हैं कि आप अपना एनओसी लेके आइए कंपनी से, या रिलीविंग लेटर। अगर रिलीविंग लेटर भी मिल गया तो मतलब कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कंपनी ने रिलीव किया। सर आजकल एक चीज और देखिए अपने मार्केट में, मान लीजिए कोई बंदा है जो आपकी कंपनी में भी ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं किसी दूसरी कंपनी ने उसको ऑफर लेटर भेज दिया कि तेरे को 20,000 इंक्रीज करके दूंगा मैं, ठीक है। उस बंदे ने आपको ऑफर लेटर दिखाया वो कि देखिए जी मुझे फलाना कंपनी जो है ना 20,000 ऊपर दे रही है, आप कितना दोगे? नेगोशिएशन तो बहुत तगड़ा है, बहुत सारे ऑफर लेटर जाते हैं, लोग यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये हमारे साथ। तो इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए कि जब तक कोई कंपनी एम्प्लॉइज है जिस कंपनी में काम कर रहा है कि आप जब तक वो नोटिस ना दे उसको आप ऑफर लेटर ना दे? मैं तो एक ही करता हूँ, अगर मेरे से कोई नेगोशिएट करता है तो मैं उसको रिलीज कर देता हूँ। सही कोई सॉल्यूशन थोड़ी हुआ? नहीं, मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हिसाब से मैं आपको बेस्ट दे रहा हूँ, बट आपको कोई अगर मेरे से बेस्ट दे रहा है तो इट्स योर ओन डिसीजन। मैं हाँ ये बोलता हूँ कि अगर मुझे लगा कि आप मेरे लिए वर्थ नहीं हो तो मैं आपको तुरंत रिलीज कर दूंगा। आपका जो सेटलमेंट कभी नहीं रोकता हूँ, मैं बुला के सेटलमेंट करता हूँ। सेटलमेंट उसी का रुकता है जो एकदम ही कंपनी के लिए नुकसान करके गया हो, या तो उसने कोई अपनी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया हो, या तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से। वरना हर बंदे का हम एनओसी के लेते हैं, उससे जो भी इश्यूज रहता करते हैं एंड हम उसका सेटलमेंट करते हैं। तो हमारी कंपनी इस मामले में बहुत है प्रोसेस। पर अमित एक चीज बताऊं ना, आप जैसा दयावान तो कोई है नहीं यहाँ पे। नो, आई एम नॉट दयावान मेरी दूसरी बात बोल रहा हूँ मेरे। हाँ, आप जैसा दयावान तो है नहीं कि आपके यहाँ से कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, मान लीजिए, ठीक है, कुछ ग्रोथ के लिए, और कुछ टाइम बाद वो वापस आपकी कंपनी में आता है तो आप उसे वापस ले लेते हैं। इस पर थोड़ा बोलेंगे आप? मेरे से पास्ट में जब मैंने कंपनी स्टार्ट किया था 2012 में फाउंडेशन कर दिया था, बट कंपनी फुल फ्लेज होने में 2014 हो गया। तो उस समय वो जो मेरे टॉप के 15-20 लोग थे वो मेरे साथ जुड़े रहे, और जिन्होंने भी कंपनी छोड़ी उसमें से लगभग 5 साल पूरा करके गए थे, तो अच्छे नोट में गए थे। तो कैसा होता है कि दोबारा कोई भी कंपनी में आ सकता है, इस बात को ध्यान समझिए। मेरी इकलौती कंपनी नहीं है, आप किसी भी कंपनी के ले लीजिए, लेते हैं। तो मैंने उन सबको चांस दिया था जब दोबारा मेरे पास आए, उसमें से बहुत सारे आज अच्छा कर रहे हैं।
ओके एक दो जन जो है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मेरे साथ खराब करके गए हैं, ठीक है, दोबारा भी आए हैं, उन्होंने अच्छी इनिंग की है, बट कोई सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि उनका लालच में आ जाते हैं वो। मैं ऐसा लालच में डायरेक्ट वर्ड तो नहीं बोलूंगा, बट शायद उनको लगता होगा कि उनको और कहीं से ग्रोथ होता है, या कोई कंपनी दूसरा मैनिपुलेट करती है ज़्यादा ऑफर करके, तो वो अपना बेनिफिट देखते हैं, और इस गलत भी नहीं है, बिकॉज अगर आदमी को उनका सेल्फ डिसीजन नहीं नहीं सर, आपने बोला गलत भी नहीं है बेनिफिट देखना, ठीक है, नहीं, पर आप उसको सर मैं हाँ। बोलूं, आप कह रहे हैं गलत बेनिफिट लेना गलत बात नहीं है, ठीक है, पर जो आपको छोड़ के चला गया और वापस आपके पास आ रहा है। मैं आपको वही बताया कि जो 10-15 लोग गए थे उसमें से 6-7 लोग आए, ओके उसमें से 6-7 लोगों में आज भी 3-4 लोग कंटिन्यू हैं, ओके 2-3 जो गए हैं वो भी 2-2 2.5 साल काम करके गए हैं, तो एक अच्छी इनिंग करके गए हैं, ठीक है, करके गए। उसमें 2-3 रीजन थे जो 2-3 लोग गए, या तो सेल बढ़ा नहीं पाए, और या तो उनको अच्छा ऑफर कंपनी दी, तो वहां पे उनका सेल्फ डिसीजन होता है कि मुझे कंपनी 50% ज्यादा दे रही है, ओके और मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं कि मैं आपको एक्सेस अमाउंट दे सकता हूँ, तो वहां पे वो मेरे से डिस्कस किए हैं, मैं आपको बताऊंगा कि वो मुझसे डिस्कस किए हैं, अभी उनका फ्यूचर है, उनको कॉल लेना है, तो मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं अपनी अपनी चीज को बहुत क्लियर आपके सामने कर रहा हूँ। सर एक चीज और जानना होगा मुझे आपसे, हाँ। जो कंपनी पर्सन नौकरी छोड़ के जाते हैं वो सिर्फ ग्रोथ के लिए जाते हैं? दो चीजें होती है, जनरल बता रहा हूँ, ग्रोथ एंड दूसरा शायद उनको करंट कंपनी में प्रॉपर सेल का प्रेशर होगा, सेल का प्रेशर हो, दोनों चीजें हैं। हम्म, और सेल का प्रेशर तो वर्ड नहीं बोलूंगा, बट जब आपको कोई भी आप ग्रोथ करते हो तो आपसे भी ग्रोथ की उम्मीद तो करता ही है बंदा। उम्मीद ग्रोथ। एंड जैसा कि हम आप डिस्कस कर रहे थे कि ग्राउंड लेवल पे वर्क, अगर आप ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं करोगे तो आप ग्रोथ नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाएंगे। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को डंप करने से, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ ऑफिस में जाके बैठ के चाय पीने से, उनका स्टॉक लेने से ये ग्रोथ नहीं दी, कुछ नहीं होगा, यहीं पे दिक्कत हो जाती है। जो लोग ग्राउंड पे जाते हैं, डेली कस्टमर के टच में रहते हैं, उनको कभी इस बात की कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आती है। आपके हिसाब से और क्या नई चीज होनी चाहिए इस आईवीडी में, कंपनी की तरफ से और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से? सर नई चीज कहाँ से आएगी? आप बताइए, ऐसा क्या यूनिक करें जो हमारे कुछ इंडस्ट्री सर को जो और पुराने जो अभी कुछ टाइम पहले एक हमारे निपुण सेठ जी बॉम्बे डीडीए के अध्यक्ष जो हैं, उनका एक एपिसोड देखा था मैंने, कुछ समस्याएं थी जो सनातन समस्याएं, मैंने भी देखा था, बहुत अच्छा आपने बोले। देखा, बहुत अच्छा बोले थे वो निपुण सेठ जी। तो जो सनातन समस्याएं हैं अगर उनका ही अंत हो जाए तो वही नया है। बट आप हो गए, निपुण सर हो गए, एंड जो भी और भी मेंबर, आप लोग काफी एक्टिव हैं, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाइए यार। सर कोशिश कर रहे हैं, अभी हम प्लान कर रहे हैं अभी ऑल इंडिया लेवल पे डीडीए बनाने का पूरा, और हमारी कोशिश चल रही है, जिसमें मैं हो गया, हमारे निपुण सेठ जी हो गए, प्रमोद जी हैं हमारे, डॉक्टर प्रमोद, हाँ जानता हूँ, और हमारे केडी तिवारी जी हैं, और बहुत सारे मेंबर्स हैं जो हम लगे हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल पे डीडीए को हम लेके जाएं। चल रहा है प्रोसेस का, और बहुत जल्दी फाइनलाइज भी होगा। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को शिफ्ट करता हूँ गवर्नमेंट बिजनेस से लेके। पहले जो गवर्नमेंट बिजनेस थे वो ऑफलाइन होते थे, एंड बिजनेस करने का अब लगभग 6-7 साल हो गया होगा जिम को आए हुए। जी। अब जिम आने के बाद मैंने देखा है कि बहुत ही, बोलते हैं ना, भाग दौड़ है, या बहुत ही कंपटीशन लेवल इंटेंस हो गया है, बहुत ज्यादा हाई हो गया है, बहुत ज्यादा। एंड मलेरिया 6 रुपए में कोट हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या, किस हद पे कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट ने ये तो कर दिया कि हमने ट्रांसपेरेंसी ला दी है, बट क्या क्वालिटी है? नहीं, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं आई, अच्छा, अभी तक नहीं है ट्रांसपेरेंसी। तो आपको लगता है जिम में भी अभी जेम में भी है? अच्छा, लूप होल्स है या लूपहोल्स है सर, आप मानेंगे नहीं, जब कोरोना काल चल रहा था तब जेम पे बहुत सारे टेंडर्स भरे गए थे, ठीक है, टेंडर्स मैंने भी बहुत सारे पार्टिसिपेट किए थे, पर बिना किसी रीजन के टेंडर रिजेक्ट। तो मतलब लूपहोल्स है, बहुत लूपहोल्स है। ठीक है। अच्छा, आप जब आप कोई नई कंपनी सेलेक्ट करते हैं, या कोई आपके पास नई कंपनी आती है कि सर हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे आप ध्यान देते हैं कोई भी नई कंपनी सिलेक्ट करने के पहले, या आप ऐसा क्या एक चीज मैसेज देना चाहते हैं न्यू कमर या न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो, या न्यू बिजनेस पार्टनर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कि कंपनी सिलेक्ट करने के पहले आपको क्या ऐसी कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है या चेक पॉइंट है जो आपको ध्यान देते हैं, जो आप अपने अनुभव से शेयर करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। जी, सबसे पहले जब नई कंपनी लेते हैं, ठीक है, या नई कंपनी अगर आती है बास्केट में, तो सबसे पहले देखना है कि कंपनी कितनी पुरानी है,
उसकी मार्केट में क्या ग्रोथ चल रही है अभी, उसकी जो सेल्स टीम है वो कितनी सपोर्टिव है, वो देखना है आपको। और उसकी जो प्राइसेस हैं वो कितना कम्पिटिटिव है मार्केट से, ज्यादा लो तो नहीं है, ज्यादा हाई तो नहीं है, वो चीज भी आपको देखनी है। तो क्या आपको लगता है कि यही आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा शायद सर मैं एक चीज मानता हूँ, क्या पॉइंट होना चाहिए, मेरा क्वेश्चन अलग सर मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, आज जो भी नई कंपनीज आती हैं क्या उनके सेल्स एम्प्लॉय काम करते हैं मार्केट में? मेरे हिसाब से नहीं करते, क्योंकि सारी सेल डिस्ट्रीब्यूटर को करनी है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सर मैं पर्सनल व्यू बता रहा हूँ मेरा। मैं आपके व्यू से पार्शली सहमत हूँ। मैंने अभी भी, जैसा कि अभी कुछ समय पहले, बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, बहुत सारे। सर मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा, हाँ। मैंने बोला हमेशा मेरा पर्सनल व्यू है जो मेरे साथ हुआ और जो मैंने देखा। आज मेरे पास नई कंपनियां, डेली बहुत सारी नई कंपनी आती है मेरे पास, मैं सारी तो नहीं लेता। अगर मैं लेने लग जाऊं तो आज मेरे पास 300 कंपनियां हो जाएंगी, कहां से मैनेज करूंगा मैं? अच्छा, एक और सवाल था कि जो कॉर्पोरेट लैब्स इतनी आ रही हैं, बहुत सारे ब्रांचेस खुल रहे हैं, इसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ रहा बहुत है? ज्यादा फर्क पड़ रहा है सर। अच्छा, क्वालिटीज गिर रही हैं, रेटें गिर रही हैं। और छोटी लैब्स को क्या छोटी issues आ लैब रहे हैं? कोलैप्स हो रही है बहुत ज्यादा सर, अच्छा, किस तरह से? वो रेटें दे ही नहीं पा रहे। अच्छा, जो कॉर्पोरेट जो कर रही हैं काम, हाँ। वो रेट छोटी लैब वाला पोसाएगी नहीं उसको रेट, तो मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खत्म खा कर रही है। इसका कोई सॉल्यूशन? अभी तो कोई हाल फिलहाल नहीं नजर आ रहा। चलो, हम उम्मीद करते हैं कि आगे इसका कोई सोल्यूशन आए। उम्मीद हाँ। पे दुनिया कायम है। हाँ, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, ग्रोथ की स्पीड बहुत स्थिर होनी चाहिए या बहुत फास्ट होनी चाहिए? सर ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, आपने हाँ। जो पूछा ना अभी। हर किसी जो भी आता है मेरे आईवीडी इंडस्ट्री मेरे साथ, जो मेरा फ्रेंड आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, कंपनी में, सबको एक चीज बोलता हूँ मैं, आईवीडी इंडस्ट्रीज में जो है ना, स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप एक ग्रोथ जो है इस लेवल पे जो लेके चलेंगे ना, तो ही सक्सेस होंगे आगे तक। अगर आप यूं गए तो आप यूं आएंगे। तो ग्रोथ मेंटेन करना अपने आप को, आप अगर मेंटेन अपने आप को कर रहे हैं ग्रोथ को, वो ही बहुत है सफिशिएंट। वैसे क्या पॉइंट होनी चाहिए मेंटेन करने के लिए आपके हिसाब से? एक किसी भी, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे कंपनी हो। इथिकल वे में काम होना चाहिए पहले, सबसे पहला। इथिकल वे में आप काम करोगे तो ही सक्सेस होगा। आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। आज मार्केट में जो प्रोडक्ट नहीं बिकता, ट्रस्ट होना जरूरी है, रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप बनानी पड़ेंगी आपको, बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। चलिए सर, आपसे ये जान के बहुत अच्छा लगा, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस इससे कुछ सीखे। जी तो अब कुछ क्वेश्चन मैं हमारी कंपनी एथनीज डीएक्स के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। सर, आप एथनीज के बारे में क्या पूछना चाहेंगे सर? तो वही मेरे क्वेश्चन आगे हैं सर। मैं एक चीज बोलना चाह रहा था आपके, आज मैं बता देता हूँ, आपके क्वेश्चन पूछने से पहले बता देता हूँ आपको। जब एथनीज स्टार्ट हुई थी तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ एथनीज के साथ में। ओके, आई थिंक 2012 पर ऑपरेशन 14 में चालू हुआ था। उसके पहले सिटी के डायरेक्ट था, बट डायरेक्ट था फिर तो तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और शायद आपको तो उससे पहले से भी जानता हूँ मैं, बहुत पहले से। तो आपको क्या लगता है कि एथनीज डीएक्स रिलेशनशिप ड्रिवन है या प्राइस ड्रिवन है? सर रिलेशनशिप मैन है। ओके, आज आप रिलेशनशिप हैं तभी मैं आपके साथ बैठा हूँ आज यहाँ। ओ थैंक यू सो मच, ये आपका ये वर्ड मेरे लिए बहुत ही। और सर आप रिलेशनशिप है हम दोनों की, तभी आप यहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, और आप चेन्नई से चल के यहाँ पे आए हैं। थैंक यू सो मच, इट्स मीन अ लॉट टू मी। जी एथनीज डीएक्स को अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं तो किस दिशा में देख रहे हैं कि जा रही है कंपनी, कैसे ग्रो कर रही है? सर बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। बेसिकली एथनीज की सबसे अच्छी बात क्या है, उसकी जो प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर कोई बोले कि मुझे मेरे लिए पर्सनल मुझे चाहिए मेरा प्रोडक्ट, यार मान लीजिए कि मुझे डेंगू चाहिए मेरा पर्सनल, ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगा 100% श्योर होके मैं उसको बोलूंगा एथनीज का डेंगू दे दे यार उठा के। मतलब इतना अच्छा क्वालिटी, इतना अच्छा थैंक यू सो मच जी। सो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? मुझे तो आपने बोला सभी हैं, बट कुछ 1-2-4 प्रोडक्ट होंगे जो आपको अच्छे लगते होंगे। सर मेरा फेवरेट जो एथनीज में प्रोडक्ट्स मेरे रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम। ओह माय गॉड, आपने तो दिल जीत लिया मेरा बोल के, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक बोला आपने। जी, ये चारों प्रोडक्ट आज 2014 या 15 से रेगुलर बेच रहा हूँ मुझे मैं। याद है आप रेगुलर लेते हैं। और आई थिंक राजस्थान से ज्यादा सेल भी मेरी है इसी प्रोडक्ट की। तो और सेकेंडरी आपका जो प्रोडक्ट है ट्रिपल एच पॉली, नो डाउट बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच।
अगर मैं कहना चाहूँ एक वर्ड में, तो आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं प्रोडक्ट पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी। तो अब मैं आता हूँ थोड़ा सा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन अथनीश डीएक्स के बारे में, और बोल्ड क्वेश्चन है एंड कि अथनीश डीएक्स की में राजस्थान में कैसा कर रही है, या आप किस नजरिए से राजस्थान में देख रहे हैं? सच बोलना है सर। आपको जो बोलना है, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं। आपको जैसा लगता है हम कैसा ग्रोथ कर रहे हैं, हमारे इंप्रूवमेंट के लिए क्या है। पॉडकास्ट का मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आप हमारे बारे में सब अच्छा ही बोले। हाँ। आपको अगर लगता है हमें कहीं इंप्रूवमेंट सर मैंने जनरली देखा है जो पॉडकास्ट होते हैं ना, उनमें हकीकत कुछ होती है, हम्म, ठीक है, बोलना कुछ और पड़ता है। आज तो ऐसा कुछ हमने आपके साथ किया नहीं है। नहीं जो- आपकी मैं नहीं बोल रहा, हाँ। जनरली जो बता रहा हूँ पॉडकास्ट क्योंकि के बारे में। हमने इस पे काफी मुद्दों पे चर्चा की है। जी तो मैं जानना चाहता हूँ कि अथनीश डीएक्स राजस्थान में कैसा कर रही है। सर मेरा सवाल सिर्फ है, कैसा कर रही है और कैसा और अच्छा कर सकती है, तो दोनों बिंदुओं पे आपको जवाब देना। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एथनिस डीएक्स राजस्थान में मेरे द्वारा, मैं सिर्फ मेरा बता सकता हूँ, बाकी हाँ आपको सर आप ठीक है। हाँ मेरी अराउंड जो सेल पर मंथ एथनिस की आज है वो शायद 50 लाख के आसपास है। 15 लाख Almost है, हाँ बराबर 15 लाख है। 15 लाख तो है बराबर जी। सर ज्यादा ही होगी अभी, आई थिंक मतलब एक अंदाजा से। ज्यादा ही होगी। हाँ। तो स्टेबल सेल है मेरी, हाँ प्रॉपर है। हाँ तो और क्या सुनना चाहेंगे बताइए। मतलब और कहाँ से इम्प्रूवमेंट हमें करने की जरूरत है? सर इम्प्रूवमेंट आपको ऑटोमेशन में इम्प्रूवमेंट करना है। अच्छा, जो कि weak है। ऑटोमेशन में भी वीक है सर आप। हाँ मुझे भी पता है, हमारे हमने हमारे हमारे मतलब सेल्स एम्प्लॉय ने एक भी फुली ऑटोमेशन नहीं बेचा है जी। मैं इसको एडमिट करता हूँ। आपको क्लियर लाना था पर क्लियर अभी तक लेके नहीं आया आप, बहुत टाइम हो गया। प्रोसेस चालू है, थोड़ा सा उसमें डिले है। शायद 2-3 साल तुम मेरे को बोलते हो गए आपको। हाँ सर, थोड़ा उसमें वो प्रोजेक्ट हमसे डिले हुआ है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो आपके इस चीज़ को मैं ध्यान में रख के ऑटोमेशन में ध्यान दीजिए सर थोड़ा। ठीक है सर, तो इस पे हम काम करेंगे सर। सो डायमंड साइंटिफिक का आप अगले 5 से 10 साल में कहाँ फ्यूचर देख रहे हैं? सर डायमंड साइंटिफिक एंड सर्जिकल का काफी ब्राइट फ्यूचर आने वाले टाइम में। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायमंड साइंटिफिक के साथ में मैंने एक कंपनी मेरी और बना ली लास्ट 2 साल पहले, जिनोसिल बायोमेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, और उसमें क्या क्या करते हैं आप? जिसमें मैं खुद के प्रोडक्ट्स काफी ब्रांडिंग में कर रहा हूँ अभी, अच्छा, ओईएम पे लेके। ओईएम पे लेकर, जिसमें बायोकेमिस्ट्री है, सीरोलॉजी है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स हैं। अगर आप कहना चाहेंगे तो जो राजस्थान में ब्लड कलेक्शन ट्यूब का मार्केट है वो सबसे बड़ा मार्केट मेरे पास ही है। अच्छा, वेरी गुड। जी। चलिए, तो ग्रोथ ब्राइट। तो अभी 2 कंपनी आपने, जिनोवा सेल्स में आप ओईएम करते हैं, डायमंड साइंटिफिक में एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आप करते हैं। तो दोनों अलग अलग एंटिटी, दोनों डिपेंड है। हाँ ओके। तो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे न्यू जनरेशन सेल्स पीपल को, और एक मैसेज आप देना चाहेंगे न्यू जनरेशन जो डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे हैं कि क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? हालांकि हम इसके पहले भी एक बात की, बट अब थोड़ा क्लियर है कि सर देखिए ये क्वेश्चन कॉमन है बेसिकली। देखिए इस जो नई जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो आज के जो कंपनी पर्सन है मोस्टली वही आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में अधिकतर। क्या बस इस बात से सहमत है मेरी बात? सहमत हूं। उनको लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा नए है। नए फील्ड से जो आ रहे हैं वो या तो कंपनीज आ रही हैं, नई फील्ड से जो आ रही हैं, फाइनेंस डिवीजन हो गया है और बहुत सारे आजकल कंपनीज आ रही हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं वो अधिकतर वही आ रहे हैं जो आईवीडी कंपनीज में रह चुके हैं ऑलरेडी। तो वो तो पहले ही सीखे सिखाए हैं सर, उनको क्या सिखाना और? बट अगर कोई एक सजेशन, उनका तो आते ही काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का सारा वो जानते ही है सब कुछ। डिस्ट्रीब्यूटर्स के उनको कस्टमर सारे पता ही हैं। तो क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर ऐसे बोलेंगे तो? तो इस पे पूरा टिपिकल क्वेश्चन है सर ये। तो आप स्किप करना चाहते हैं? जी। सो सर अब हम आगे बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसको आपको एक 5 से 10 सेकंड के अंदर उसका जवाब देना है। सर एक चीज बोलूं पहले? हाँ। फायर तो आप खुद वैसे ही हैं, अरे ऊपर से डबल फायर। नो कमेंट्स। ठीक है, तो आपकी ओवरऑल जर्नी को अगर आप एक शब्दों में बोलेंगे तो क्या शब्द होगा? रुकना नहीं है। वेरी गुड। आपके लिए रिलेशनशिप फर्स्ट है या मार्जिन फर्स्ट है? रिलेशनशिप। ग्रेट। एक ऐसी आदत जो आपको हमेशा अलाइव या बोलते हैं मोटिवेट करती है, कौन सी आदत है जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है कि काम करते रहना चाहिए या कभी रुकना नहीं चाहिए, इंस्पायर होते हो आप? सर वो तो पहले ही बोला हुआ, कभी रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। ओके। एक मैसेज अगर आप पूरी आईवीडी फर्टर्निटी को देना चाहेंगी जी। तो क्या मैसेज होगा? सभी को एक जगह आना चाहिए। ग्रेट। आपका फेवरेट फूड क्या है?
दाल बाटी चूरमा। इंडिया में कौन सा ऐसा प्लेस है जो आपको अच्छा लगता है और वहाँ पे आप जाना पसंद करेंगे? मैं सर जयपुर, मुझे पिंक सिटी के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, तरोताजा या एनर्जी लाने के लिए क्या करते हैं? गालियाँ बकता हूँ। माय गॉड। सो सर, अब इस पॉडकास्ट को हम यहाँ पे एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़े एंड आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एंड जैसा कि इस पॉडकास्ट का उद्देश्य है कि हमारे इंडस्ट्री के जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, जो हमारी बैकबोन है, जो हमारे आईवीडी हेल्थ केयर के इकोसिस्टम में इन्वॉल्व हैं और बिना उनके हम कभी ग्रोथ नहीं कर सकते, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपने हर बिजनेस पार्टनर को अपने साथ लेके चलना है, हमें उन्हें अवॉइड नहीं करना है, उनकी हर प्रॉब्लम्स को सुनना है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना है। हम फिर आपके साथ अगले एपिसोड में किसी एक नए बिजनेस पार्टनर के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।